मैनिपुलेशन ऑफ केस फाइल्स इन अ ट्रायल। आजकल हमें ढेरों कॉल्स और ईमेल्स मिल रहे हैं कि हमारे चलते ट्रायल के दौरान हमारी केस फाइलों के साथ छेड़छाड़ हुई है, दूसरी पार्टी के कुछ कागजात फाइल में जुड़ गए हैं और हमारे कुछ महत्वपूर्ण कागजात कम हो गए हैं। इसमें विशेष बात यह है कि इस शिकायत को सभी वर्गों जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल केसेस, फॉल्स रेप एलिगेशन, रिकवरी मैटर्स, कंज्यूमर केसेस व दूसरे सभी तरह के मामलों में किया गया है। सभी राज्यों और सभी अदालतों के बारे में किया गया है। तो इस तरह की शिकायतें यदि आपकी भी हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपके पास कौन कौन से रास्ते उपलब्ध हैं कि आप अपनी शिकायत को दूर कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि केस के शुरू में क्या किया जाए कि ऐसी शिकायत ही सामने ना आए और ट्रायल के दौरान कभी पैदा भी ना हो। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि शिकायतों का प्रकार क्या होता है, किस प्रकार की शिकायतें होती हैं जो शिकायतकर्ताओं से आती हैं। तो शिकायतकर्ताओं की शिकायतें यह होती हैं, नंबर 1, हमारे कागजात हटा दिए गए हैं। नंबर 2, विरोधी पक्ष के कागजात लगा दिए गए हैं। नंबर 3, हमारी लीगल स्टेज हमें नहीं दी गई है। नंबर 4, हमारी लीगल स्टेज को गलत तरीके से पूरा किया गया है। और नंबर 5 कि जज किसी दूसरी पार्टी का अधिक ध्यान रखते हैं और दूसरी पार्टी के हितों की रक्षा कर रहे हैं। आइए हम इन बातों पर एक एक करके विचार करें। आरोप 1 व आरोप 2 की बातें कागजातों से संबंधित हैं। आजकल की सभी कोर्ट्स में कागजात दाखिल करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सब कोर्ट्स में एक फाइलिंग काउंटर होता है और वहां डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं। उन पर एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है, क्रमांक दिया जाता है। उस विशिष्ट संख्या के साथ, उसके उस डॉक्यूमेंटेशन नंबर के साथ वह डॉक्यूमेंट कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में उसे एक क्लर्क लेवल का कर्मचारी रिसीव करता है जिसे अहमद कहते हैं। वह उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज करता है कि हाँ, इस डॉकेट नंबर का हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है और वह जिस फाइल के लिए होता है उस फाइल में उस डॉक्यूमेंट को लगा दिया जाता है। साथ ही वह यह भी रिकॉर्ड करता है, जो अहमद नाम का कर्मचारी होता है, कि वह किस पृष्ठ संख्या पर उस फाइल में लगाया गया है और ये सारी बातें वो अपने रजिस्टर में लिखता है। तो जब भी ऐसा संदेह हो तो आप तत्काल एक एप्लीकेशन उस कोर्ट के जज के नाम लिखें, उसमें एक संदेहास्पद डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, उसमें उस संदेहास्पद डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं और अपने संदेह का आधार बताएं और उस बाबत एक इंक्वायरी किए जाने की प्रार्थना करें। उस कोर्ट का जज ऐसी इंक्वायरी करवाए जाने के लिए कानूनन बाध्य होता है। उसके लिए पहले एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की जाती है और यदि उसमें आपके द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो फिर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है जिसमें दोषी को दंड दिया जाता है और यह चिन्हित किया जाता है कि वास्तविक दोषी कौन था। इसके लिए जरूरी यह है कि केवल संदेह के आधार पर ऐसा कदम न उठाएं। ऐसे कदम उठाने से पहले आप अपने लिए कुछ सबूत जुटाएं जो आपको उस इंक्वायरी के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन यह पक्का है कि यदि आपके पास सबूत हैं तो दोषी बच भी नहीं पाएगा। आरोप 3 व आरोप 4 कोर्ट बिजनेस और जुडिशियल ऑफिसर से संबंधित हैं। सिडनी से एक एनआरआई ने हमें मेल भेजा और फिर बात करके बताया कि उसके केस में डिफेंस एविडेंस का अवसर नहीं दिया गया है। जज से बार बार प्रार्थना की गई, प्रार्थना के बावजूद उसकी बात को सुना नहीं गया। एक बार तो जज ने उसके ऊपर 1000 रुपए का फाइन भी लगा दिया कि वह फ्रिवोलस एप्लीकेशंस के द्वारा कोर्ट का समय खराब कर रहा है। अंततोगत्वा मामला हाई कोर्ट के सामने उठाया गया और हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा। अब उस जज के खिलाफ एक इंक्वायरी सेटअप हो गई है। पूरी कोर्ट की प्रक्रिया में प्रोसेस या प्रोसीजर का विशेष महत्व है। इसके लिए ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 इसी प्रोसीजर को माने जाने की गारंटी देता है। यह आपका फंडामेंटल राइट है। यदि कोई स्थानीय जज अपनी कोर्ट में किसी प्रोसेस या प्रोसीजर का उल्लंघन करता है और ध्यान दिलवाए जाने पर भी सुधार नहीं करता है तो यह एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और इसके लिए उस जुडिशियल ऑफिसर के टर्मिनेशन तक का प्रावधान है। प्रोसेस या प्रोसीजर की शुचिता और सात्विकता बनी रहे, इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के अलावा आर्टिकल 227 और आर्टिकल 235 का प्रावधान भी किया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अनेक प्रावधान दिए गए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 482 सीआरपीसी इसी प्रोसेस या प्रोसीजर की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो जब भी यह सवाल आए कि आपकी किसी लीगल स्टेज ऑफ ट्रायल के साथ छेड़छाड़ की गई है
तथा आपको उससे वंचित किया गया है तो आप सबसे पहले संबंधित जज को एक लिखित आवेदन करें कि फला लीगल स्टेज को गलत तरीके से पूरा किया गया है। यदि जज उस आवेदन पर कुछ ना करे तो फिर आप वहां के हाई कोर्ट में लिखें, वहां के रजिस्ट्रार को लिखें और पूरे सबूत अपने पत्र के साथ भेजें। कार्रवाई अवश्य ही होगी। और हाँ, यहाँ भी वे जुडिशियल ऑफिसर बच जाएंगे जिनके धर्मपिता ऊपर बैठे होते हैं। ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। उनके मंडल प्रमुख उनको बचा ले जाएंगे। तो फिर अंतिम प्रहार के रूप में मामले को जुडिशियल साइड पर उठाएं, क्योंकि आप ही जानते ही होंगे कि दो साइडें होती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और दूसरी जुडिशियल साइड। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उनके धर्मपिता उनको बचा ले जाते हैं, लेकिन जुडिशियल साइड पर कोर्ट को पूरी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ मामले को डिसाइड करना होता है। ऐसा करने के लिए, अपने मामले को उठाने के लिए आप सेक्शन 482 सीआरपीसी, आर्टिकल 227 और आर्टिकल 235 आदि का सहारा लें। हाई कोर्ट में केस दाखिल करें, अवश्य ही कार्रवाई होगी। और अंतिम स्थिति वह थी जब जज दूसरी पार्टी का अधिक ध्यान रखते हैं, उनके हितों के साथ अपने हितों को मिलाने लगते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जज होने की पहली शर्त निष्पक्षता है। यही उसे हमेशा ट्रेनिंग भी दी जाती है। पूरी की पूरी सर्विस के दौरान जज को अनेक बार ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है कि कैसे निष्पक्षता को बरकरार रखा जाए। उसे निष्पक्ष होना सिखाया जाता है। यदि वह किसी भी पार्टी को वह जानता है या उससे जज का किसी भी प्रकार का संबंध है तो उस जज को वह केस नहीं सुनना चाहिए तथा उसे अपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देना चाहिए ताकि वह किसी अन्य जज के पास सुनवाई के लिए लगाया जा सके। लेकिन उन मामलों का क्या जिनमें पहले से तो कोई जान पहचान नहीं होती, लेकिन सुनवाई के दौरान दलालों की सक्रियता से कुछ हित पैदा हो जाते हैं। यदि कोई जज किसी मामले में किसी पार्टी का अधिक ध्यान रखते हैं तो यह उनकी निष्पक्ष होने की शर्त को भंग करता है। यह एक एथिकल मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसके लिए उस जज पर कार्रवाई होती है तथा निश्चित रूप से होती है। ऐसे जज पर कार्रवाई का अधिकार केवल उस राज्य के हाईकोर्ट को होता है। इसके लिए आपको उस हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल को लिखना होता है। यदि कुछ छोटे राज्यों में देखा जाए तो यह अधिकारी रजिस्ट्रार कहलाता है, और जो हाईकोर्ट बड़े होते हैं जहां पर अनेक रजिस्ट्रार होते हैं तो उनमें यह अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल कहलाता है। दिल्ली में, इलाहाबाद में, पंजाब और हरियाणा में यह रजिस्ट्रार जनरल कहलाता है, क्योंकि ये बड़े हाई कोर्ट्स हैं। जब आप रजिस्ट्रार जनरल को लिखें तो उसको आप गलती करने वाले जज के बारे में सबूत दें, लिखित सबूत दें और रिलीफ पाएं। आप सभी व्यूअर्स यह ध्यान रखें कि एक जुडिशियल ऑफिसर बहुत तनाव में काम करता है। ऐसा संभव है कि वह अपनी समझ से आपके लिए ठीक कर रहा हो जो आपको गलत लग रहा हो। यह भी संभव है कि कहीं वह जज कानूनी रूप से ठीक काम कर रहा हो और आप उसको समझ ना पा रही हो। तो पहले किसी एक्सपर्ट से सारे मामले को दिखाकर एक सही राय ले लें। इसके लिए या तो आपके एडवोकेट अनुभवी हो, वे आपको सहायता कर सकते हैं, या आप इसके लिए इंडियन लीगल्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हमें सभी दस्तावेज भेज सकते हैं। जो भी जैसी भी स्थिति होगी वह हम आपको सुझाएंगे। आपकी नाहक कंप्लेंट से वह जुडिशियल ऑफिसर परेशान हो जाएगा, उसके काम करने की क्षमता घट जाएगी। अतः यह आपका नैतिक दायित्व है कि आप पर्याप्त सबूतों और आधारों के बिना किसी जुडिशियल ऑफिसर की कंप्लेंट ना करें। आप अपने अधिकारों की रक्षा बेहतरीन तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन सही रूप में करेंगे। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं
जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।